हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसके विषय में हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फिर भी हम इसको एक बार देखते हैं लिख करके। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर अब देखते हैं, जैसा कि आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। किस में किया जाता है? शुगर में और नॉन शुगर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो दो भागों में डिवाइड करते हैं वो क्या है? वो होता है आपका शुगर और दूसरा होता है आपका नॉन शुगर। हम नॉन शुगर के विषय में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जो है शुगर के विषय में चर्चा करते हैं। शुगर के विषय में पहले हम चर्चा करते हैं। शुगर क्या होता है? शुगर की हिंदी होती है शर्करा। शर्करा यानी कि मीठे स्वाद वाला, जिससे हम आसानी से ऊर्जा के ध्येय से भी देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर के माध्यम से हम जल्द से जल्द एनर्जी भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसको हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। शुगर को भी अगर देखा जाए तो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में किस में डिवाइड करते हैं? दो भागों में जो डिवाइड करते हैं वो एक होता है आपका मोनोसेकेराइड्स, एक होता है मोनोसेकेराइड्स और दूसरा होता है आपका ओलिगोसेकेराइड्स। क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स ये शुगर के दो भाग होते हैं जो कि सिंपली होते हैं। इसमें जो मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं, मोनोसेकेराइड्स को अगर हम देखें तो पहले हम ये जान लें कि ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स किसको कहते हैं। फिर इसके बाद इसके अंत में हम चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि ये इन वर्डों में यानी कि मोनोसेकेराइड्स के इन वर्डों में दो चीज़ें निकल के आती है। एक आ रहा है क्या? मोनो, और दूसरा आता है सेकेराइड्स। इसको यदि हम दोनों को अलग अलग तरीके से देखें तो हम इनको कह सकते हैं मोनो, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? सेकेराइड्स प्लस क्या लिख सकते हैं? सेकेराइड्स। सेकेराइड्स। अब यहाँ पे जो मोनो मीन्स होता है वो क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मोनोसेकेराइड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के लेने की वजह से इनकी मीनिंग जो है वो बदल जाती है। कैसे? जैसे मोनो का अर्थ हो जाता है वन, और सेकेराइड्स जिस शब्द से लिया गया है उसको हम कहते हैं सेकेरान। क्या कहते हैं? सेकेरान कहते हैं। अब यह सेकेरान होता है, यानी कि ये जो सेकेराइड्स है वो किससे बना हुआ है? सेकेरान से बना हुआ है। और सेकेरान से बना हुआ तो सेकेरान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका शुगर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? शर्करा। ये शर्करा होती है। इसके साथ साथ क्या इसमें मोनो क्या मतलब होता है? वन, यानी कि एक। अगर हम इसको हिंदी में देखें, इस तरह से रूप में देखें कि इन दोनों को मिला करके हम देखें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक शर्करा वाला। क्या कह सकते हैं? एक शर्करा वाला।
एक शर्करा वाला हो गया ये एक शर्करा वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम कोई दूसरी शर्करा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स हम उन्हें कहते हैं जिनके विघटित होने के बाद या टूटने के बाद यह पुनः जो है किसी नए यौगिक को नहीं दे सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। और मोनोसेक्राइड्स में जो पार्ट्स आते हैं, जो भाग आते हैं, वो निम्न होते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं कि मोनोसेक्राइड्स को अगर डिवाइड किया जाए या मोनोसेक्राइड्स के सूत्र के आधार पर देखा जाए तो मोनोसेक्राइड्स को जो सिंपली आपका सूत्र है मोनोसेक्राइड्स को यदि हम देखते हैं तो मोनोसेक्राइड्स जो होती है वह एक देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि यहीं से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यही मोनोसेक्राइड्स आपस में संयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और वह कार्बोहाइड्रेट्स इसी मोनोसेक्राइड्सों के मिलने के उपरांत ओलिगोसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी प्राथमिक इकाई होती है जिसके कारण ये बनते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं कि एक शरीर के निर्माण के लिए जैसे एक एक कोशिकाओं का होना इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि एक एक सेल जब मिलते हैं तब टिश्यू का निर्माण करते हैं। और वैसे ही आपका, जैसे आपको बता दें कि आपके जो सेल होंगे, कई सेल अगर आपसे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके जो है वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। इस प्रकार से फिर एक क्या बनेगी, यहाँ से अगर देखी जाए तो एक आपकी बनेगी बॉडी। इस प्रकार से यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बॉडी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मोनोसेक्राइडों में देखा जाए तो मोनोसेक्राइड्स कैसे बनते होंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर आपको देखें तो मोनो से ओलिगो के अंतर्गत कई आते हैं। ओलिगो के अंदर क्या क्या आता है, आपका डाई आता है, आपका ट्राई आता है और आपका जो है टेट्रा आता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ जैसे मोनो से ये डाई बनते हैं, मोनो से ओलिगो बनते हैं, ओलिगो से फिर इसके बाद ये बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स। क्या बनते हैं, पॉली बनते हैं। और फिर पॉली के बाद इनका क्या होता है, संरचना बनती है, निर्माण होते हैं। निर्माण कैसे बनती है कि वो बन सकते हैं, आपके सेलुलोज बन सकते हैं या स्टार्च बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, स्टार्च बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके अपने शरीर की संरचना करते हैं। कैसे, जैसे कि ये छोटे छोटे चीज़ों से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स और ऑर्गन्स से बॉडी का निर्माण होता है। वैसे ही मोनोसेक्राइड्स से ओलिगोसेक्राइड्स का निर्माण होता है और ओलिगोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण होता है। इसके बाद आपका सेलुलोज और स्टार्च का निर्माण होता है। ये इसलिए इसे हम कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स को हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, वो संरचनात्मक इकाई होती है। अब हम यहाँ पे इसके डिफिनीशन के आधार पे देखें तो हम मोनोसेक्राइड्स को अगर देखा जाए तो सेक्रान, मोनो मीन्स होता है एक और सेक्रांस का तात्पर्य होता है शर्करा, यानी कि जिनसे एक शर्करा से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। इनका जल के साथ अवक्रिया कराने पर या जल के द्वारा अपघटित करने पर दूसरे नए कंपाउंड या यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। यानी कि यदि इनके द्वारा या जो भी मोनोसेक्राइड्स के अवयव होंगे वो एक बार यदि बन गए हैं तो फिर पुनः यदि हम उन्हें बनाना चाहें, तोड़ करके उसको लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते हैं। कैसे नहीं ले सकते हैं कि जब भी जैसे जो इकाई चीज़ें होती हैं जब वो टूटती हैं तो टूटने के बाद सिर्फ वो नष्ट होती हैं, खत्म होती हैं। मैं छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसी मोनोसेक्राइड्स के माध्यम से आप इसको जानेंगे कैसे कि मोनोसेक्राइड्स कैसे हैं, क्या हैं। तो मैंने जैसा कि आपको डिफिनीशन बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का संरचनात्मक इकाई होता है और इसी के माध्यम से एक एक जो है शर्करा जुड़ते हैं। अब वो जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हैं कौन, उनको हम देखते हैं, उनको हम देखेंगे कैसे। जानते हैं मोनोसेक्राइड्स को हम इस पे देखते हैं कि क्या सूत्र है।
मोनोसेक्राइड्स को या शुगर को अगर हमको जानना है तो हम इसके एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं। वह सूत्र क्या है इसका? CnH2nOn। इस सूत्र के माध्यम से हम तमाम प्रकार के शर्कराओं को जान लेते हैं, देख लेते हैं और बना सकते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, C2O H2O और N, यानी इस N को हम क्या कहते हैं? N को हम कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। और किस चीज़ का नंबर? नंबर कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या जब बढ़ती है तभी जो है इसमें अन्य 2:1 रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। इसी के आधार पे हम आपको बायोस से लेकर के डेकोजेज तक के हम वो बनाते हैं कि किस प्रकार से ये इनका निर्माण किया जाता है, किसके माध्यम से? इस सूत्र के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि सूत्र के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। जैसे क्या था, CnH2nOn। हम N को क्या कहे? N को कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में N को हम, चूँकि एक ही रहता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है, 2 को यदि लेते हैं तो 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम इन्हीं के साथ इंटू करते रहें तो कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी और फिर इसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2। इसको हम कहते हैं क्या? बायोज। क्या कहते हैं? बायोज। इसको हम कहते हैं बायोज। फिर इसी तरह से आपका 3, 6, 3, इसको कहते हैं ट्रायोज। क्या कहते हैं? ट्रायोज। फिर इसके बाद क्या है? 4 कार्बन लेते हैं तो इसकी संख्या इसी तरह से निरंतर बढ़ती रहे, टेट्रोजेज। क्या कहते हैं? टेट्रोजेज। 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 फिर इसके बाद क्या कहते हैं? 5 लेते हैं तो 5, 10 और फिर इसके बाद 5, इसको कहते हैं पेंटोजेज। पेंटोजेज। फिर इसी के बाद जो है 6 कार्बन लेते हैं तो इसको हम कहते हैं हेक्सोजेज। क्या कहते हैं? हेक्सोजेज। इसके बाद हेप्टोजेज, ये 14 होगा। हेप्टोजेज। क्या होगा? हेप्टोजेज। फिर इसके बाद क्या है? ऑक्टोजेज। क्या होता है? ऑक्टोजेज। फिर इसके बाद नोनोजेज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नोनोजेज। नोनोजेज। फिर इसके बाद 10 कार्बन के साथ ये संख्या पहुंच जाती है आपकी डेकोजेज पे। किस पे हो जाती है? डेकोजेज। डेकोजेज। ये डेकोजेज तक पहुंचती है। इसके बाद इनकी संख्या बदल जाती है, यानी कि ये फिर ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जितने भी हैं, आपको बता दूं कि ये जितने भी हैं, यदि हम इनको गर्म करें या किसी के साथ रिएक्ट कराएं और तोड़ करके इससे और सरलतम रूप में लेना चाहें तो ये नहीं हो सकता है। ये टूट करके जल करके भूरे कलर में कन्वर्ट होकर के राख हो जाएंगे, जिसको हम शुगर चारकोल भी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं कि छोटे से एग्जाम्पल के लिए, यदि आप चीनी को ही, अगर आप चीनी को गर्म करते हैं, चीनी को आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसके द्वारा हम इसका क्या, अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो भूरा कलर ले करके, वो जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टूटेगा नहीं, बल्कि ये भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भूरा कलर हो जाएगा। और भूरा कलर यानी कि रंग हो करके ये फिर क्या होगा? काले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, काला हो जाएगा। और काला होने पर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं शुगर चारकोल। क्या कहते हैं? शुगर चारकोल। शुगर चारकोल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इनको इससे अधिक जो है विघटित नहीं कराते हैं, यदि हमको यूज में लेना है तो। और इसके साथ साथ क्या है
कि बायोज से लेकर के डेगोजेज तक की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें से जो मोनोसेक्राइड सबसे सक्रिय और सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं या सबसे ज़्यादा जिन पे कार्य होती है वह होती है आपका 2, यानी कि पेंटोजेज और हेक्सोजेज। किसको किसको कह सकते हैं हम? पेंटोजेज और हेक्सोजेज। ये 2 एक ऐसे होते हैं जिनमें सारी क्रियाएं होती हैं, पेंटोजेज के माध्यम से और हेक्सोजेज में। हेक्सोजेज के अंतर्गत, जैसे पेंटोजेज के अंदर क्या आ जाएंगी? अब पेंटोजेज के अंदर आएंगी राइबोज आएगा, आपका एरेबिनोज आएगा, आपका जो है हेक्सोजेज के अंतर्गत क्या आएंगी? ग्लूकोज आएंगी, और आपकी जो है फ्रक्टोज आएंगी, आपकी जो है मैनोज आएंगी, एलोज आएंगी, ग्लैक्टोज आएंगी। ये सारी हेक्सोजेज के अंतर्गत आती हैं। और हेक्सोजेज और पेंटोजेज का कहना क्या है, क्या मतलब है कि जिनमें कार्बन की संख्या 5 होगी उसको हम क्या कहेंगे? पेंटोजेज कहेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या 6 होगी उसको हम क्या कहेंगे? हेक्सोजेज कहेंगे। यानी कि हमने जितना नाम लिया अभी का आपके कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, आपके माल्टोज का, गैलोज का, एलोज का, ये सभी जो है आपके कितने हैं? ये जितने भी हैं, यानी कि आपको हम बता दें कि आगे चल के आपको जो डी ग्लूकोज आप पढ़ेंगे तो लगभग 8 आपके ऐसे मिलेंगे हेक्सोजेज, जिसमें किसी न किसी कारण से वो हैं सिर्फ मोनोसेक्राइड्स और एक ही कंपाउंड के हैं, लेकिन उनमें कार्बन की संख्या 6 ही है, लेकिन उनके कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोक्साइड के परिवर्तन की वजह से उनका जो कार्य क्षमता है, ये उनकी जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। तो वो 8 पाए जाते हैं, और 8 जो है उनके जो है प्रतिबिंब पाए जाते हैं, यानी कि 16 पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपके पेंटोजेज के अंतर्गत भी आते हैं। तो जो 8 हेक्सोजेज हैं वो अलग अलग नाम वाले, उनकी सबकी जो आप रचना सूत्र देखेंगे वह होगी C6H12O6 होगी। जितने भी आप पेंटोजेज से रिलेटेड देखेंगे उनमें सब में जो है C5H10O5 ही पाए जाएंगे। बस उनमें जो कार्बन पे लगे हुए सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन, जो जितने भी सिमेट्रिक कार्बन रहेंगे उनमें जो OH मान है उसके परिवर्तन की वजह से, उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने की वजह से उनके नामकरण में परिवर्तन हो जाता है, उनके फंक्शनिंग में परिवर्तन आ जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि जो ये पेंटोजेज और हेक्सोजेज है वो कहाँ पे किस प्रकार से हमें काम में आते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर इसके बाद हेक्सोजेज के विषय में बताना प्रारंभ करेंगे, या फिर हम इस पे हम क्या करेंगे, जो आपके सिलेबस में है मोनोसेक्राइड्स के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ें इसमें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप इसमें पूछ सकते हैं।